हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक अपने नए विषय वस्तु के साथ में आए हुए हैं और आप लोगों को मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। और इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग देखेंगे। तो और प्राचीन भारत के इतिहास पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो पहले हम लोग आज सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है आगे की चर्चाएं करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास। बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो सिलेबस जो है वो RO एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किया गया है और हम लोग इसी पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास, इसी तरह हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे और आने वाले जो समय में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग देखेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं, अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, तो हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, तो सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर सिलेबस डिकोड होना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं। क्योंकि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी खीर होती है और इसको कहीं बच्चा पढ़ने में बड़ा ही असमंजस सा फील करता है। तो हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग किस प्रकार से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो ये मेरी पहली क्लास है। उसके बाद में ये आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कल से हम लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना पढ़ाई को करेंगे। तो देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में पहले हम लोग देखेंगे कि अध्ययन के स्रोत क्या है। तो बच्चों, अध्ययन के स्रोत को हम लोगों ने दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत क्या है, जहाँ पे आप लोग वेद और पुराण देखेंगे, जहाँ पर बहुत सारी किताबें देखेंगे। और पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग बहुत सारी जो जितनी भी सिक्के वगैरह मिले हैं और जितने भी मृतभांड मिले हैं उनके आधार पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे कि जो जो हमारे पास किताबें मिली हैं उसके आधार पर हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। तो अध्ययन के स्रोत में पहले हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, फिर देखेंगे हम लोग पुरातात्विक स्रोत क्या है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। बच्चों, पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल में जो व्यक्ति था, कहीं ना कहीं मानव का उद्गम और विकास होना प्रारंभ हुआ था। तो मानव के उद्गम और विकास की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। तो पहले जो है जो पहले मानव था वो पाषाण अर्थात पत्थरों के घरों में रहता था और वहीं पर अपना जीवन यापन करने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। तो पत्थरों के औजारों के आधार पर ही इसका काल विभाजन किया गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे पुरापाषाण काल, फिर देखेंगे हम लोग मध्यपाषाण काल, फिर देखेंगे हम लोग नवपाषाण काल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री पीरियड। तो बात करते हैं स्टोन एज। उसके बाद में देखेंगे हम लोग स्टोन एज को देखेंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को देखेंगे। उसके बाद में जो हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी और हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण संस्कृति क्या होती है। बच्चों, ताम्र पाषाण संस्कृति क्या होती है उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे कि ताम्र पाषाण संस्कृति क्या होती है। ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद में हमारी जो आगे की जर्नी होगी, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारी होगी सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं 2350 BC से लेकर के 1750 BC तक होती है। सिंधु घाटी सभ्यता को कई और नामों से बुलाया जाता है, जैसे इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसे कहीं ना कहीं मेघवा सभ्यता भी कहते हैं, इसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित सभ्यता थी। यहाँ पर मनुष्य के रहने की जो मनुष्य जो जिस प्रकार से रहता था वो कहीं ना कहीं एक
प्रॉपर नगर नियोजन की व्यवस्था थी। यहाँ पे इसी को नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव नगरों में नगरों को बसाव था और नगरों में ही रहना प्रारंभ किया था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था अर्थात नालियों की व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी थी। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका समय, अगर समय काल पूछेगा तो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे होती है, चलिए उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1826 ईस्वी का एक समय रहता है जहां पर चार्ल्स मेशान नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसकी नज़र एक टीले पर पड़ती है, लेकिन वो उसको बस ऐसे ही एक कैजुअल टीला समझ करके उसको इग्नोर कर देता है। फिर 1853 ईस्वी की बात है जहाँ पर जो विलियम ब्रंटन और जॉन मंटन नाम के दो बंधु रहते हैं, उनके द्वारा कराची से लाहौर तक की जो है ट्रेन बिछाई जा रही होती है। और कहीं ना कहीं वहाँ पर ईंटों की कमी आ जाती है। तो वहाँ के जो अस्थायी निवासी रहते हैं वह उन ईंटों की कमी को पूरा करने के लिए एक टीले की तरफ जाते हैं और वहाँ से कुछ ईंटें लेकर के आते हैं, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा देखा जाता है और उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। और उनका जो आकार रहता है बच्चों, वो एल और यू आकार का रहता है। वह जो ईंटें रहती हैं वो कहीं ना कहीं एल और यू आकार की रहती हैं, जो कि सामान्य ईंटों से अलग रहती हैं। इसी पर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा उन पे रिसर्च कराया जाता है और 1921 ईस्वी में पहली बार दयाराम शाहनी के द्वारा आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। ठीक है, तो उस हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता का जो पहला नगर है उसकी खोज हमारे दयाराम शाहनी जी के द्वारा की जाती है। तो उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता को बेटा हम लोग दो भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं, पूर्व वैदिक काल और या उसी को हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। अर्थात यहाँ पूर्व वैदिक काल में केवल एक माध्यम था जो कि हमारा था ऋग्वेद। ऋग्वेदों के आधार पर ही हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांट करके हम लोग वैदिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे। और पूर्व वैदिक काल का जो समय अवधि रहती है वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रहती है। उसके बाद में हमारी जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी और हम लोग 16 महाजनपदों की चर्चाएं करेंगे। 16 महाजनपदों की चर्चाएं हम लोग 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपदों के पढ़ने के बाद में हम लोग देखेंगे कि कहीं जो हमारे उत्तर प्रदेश विशेष और आरोप में पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में कितने जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 10 गणराज्यों की। उसके बाद में हम लोग जैन धर्म की बात कर लेंगे। जैन धर्म पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे सिद्धार्थ को पढ़ लेंगे। सिद्धार्थ अर्थात भगवान बुद्ध की चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध की चर्चाएं करेंगे। भगवान बुद्ध के कई सारे नाम हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि अवलोकतेश्वर, बोधिसत्व, पाणि, मंजूश्री, मैत्रेय और अमिताभ अर्थात किसके नाम हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के कई और नाम हैं जिनसे जो है हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको भी कायदे से पढ़िएगा। तो बौद्ध शब्द पर बात करते हैं। बौद्ध धर्म के बाद में हम लोग देखेंगे कि विदेशी आक्रमण। बच्चों, विदेशी आक्रमण जो होते हैं वो दो तरीके के विदेशी आक्रमण हैं, जो कि ईरानी आक्रमण है और यूनानी आक्रमण है। तो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण की हम लोग चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में हम लोग जिससे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ये वाला जो टॉपिक है जो कि पहला मौर्य वंश है, जिसकी स्थापना की जाती है हमारे भारत के श्रेष्ठ के द्वारा, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। उसके बाद में उनका जो बेटा है वो आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में
जो बिंदुसार के दो पुत्र रहते हैं। पहले रहते हैं सुशील और दूसरे रहते हैं हमारे अशोका। तो अशोक जो है भारत, अशोक के द्वारा ही कहीं ना कहीं भारत को, और अशोक के द्वारा ही कहीं ना कहीं उसकी सीमाओं का बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं मौर्यन डायनेस्टी की। तो चंद्रगुप्त मौर्य आता है, फिर बिंदुसार आएगा, फिर अशोका आएगा, और उसके बाद में जो मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है बृहदहस्त। बृहदहस्त की हत्या करके ही शुंग वंश की स्थापना की जाती है, अर्थात यहीं से हमारा शुंग वंश प्रारंभ हो जाता है, और यहीं से हमारा जो है मौर्योत्तर काल का उदय होता है। तो मौर्योत्तर काल का उदय कहाँ से होता है? बृहदहस्त की हत्या के साथ में हो जाता है। तो इसमें दो प्रकार, अब हम लोग मौर्योत्तर काल में हम लोग दो प्रकार के चीजों को देखेंगे। एक तो होंगे देशी राजा, दूसरे होंगे हमारे विदेशी राजा। तो देशी शासकों में हम लोग बात करेंगे शुंग वंश की, दूसरा हम लोग बात करेंगे कर्ण वंश की, फिर चेदी वंश की, फिर हम लोग बात करेंगे आंध्र सातवाहन वंश की। उसके बाद में कुछ और छोटे छोटे राजा हैं जिनकी में हम लोग चर्चाएं करेंगे, जिनको हम लोगों ने अलग से एक टॉपिक बना दिया है विविध, उस पर भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं विदेशी शासकों की। तो विदेशी शासकों में दो प्रकार के शासक आएंगे, इंडो ग्रीक राजा आएंगे, इंडो ग्रीक शासक आएंगे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो इंडो ग्रीक राजा आएंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो फिर शक वंश को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पहलो वंश को पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुषाण वंश को पढ़ेंगे। बेटा कुषाण वंश में जो इम्पोर्टेंट जो राजा है वो है कनिष्क। कनिष्क के विषय वस्तु, कनिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कनिष्क, इन सब के बाद में मौर्योत्तर के बाद में हमारा एक डायनेस्टी शुरू होती है जिसका नाम है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की जो स्थापना की जाती है बेटा, वो श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका वास्तविक जो संस्थापक होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त के बाद में हमारा गुप्तोत्तर वंश की शुरुआत हो जाती है। गुप्तोत्तर काल की शुरुआत हो जाती है। तो गुप्तोत्तर काल में सबसे जो श्रेष्ठ राजा होता है वह रहता है आपका हर्ष। तो हर्ष के द्वारा हमारे गुप्तोत्तर वंश की स्थापना की जाती है, और यहीं से हमारे कहीं ना कहीं जो भारत है वह कहीं ना कहीं बिखरने लगता है। और सबसे पहला जो विदेशियों के द्वारा जो सबसे पहला आक्रमण किया जाता है वो 711 ईस्वी में किया जाता है, जो कि असफल रहता है। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया जाता है, और राजा दाहिर को हरा करके उसकी जो दो बेटियां हैं और उसकी जो पत्नी है उसको उठा करके अपने साथ ले जाया जाता है। और इसके संबंध में एक स्टोरी चर्चित है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद में फिर सामंतवाद का उदय होगा और राजपूतों का उदय होगा। तो सामंतवाद और राजपूतों को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष को देखेंगे, यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन आते हैं। और उत्तर प्रदेश विशेष की दृष्टि से भी यह जो बिंदु है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे पाल वंश को, जिसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की जाती है, फिर प्रतिहार वंश को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे, और अंततः जो है प्रतिहार वंश की विजय होती है। तो उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण कैसे होता है। पहला जो मुस्लिमों का आक्रमण होता है उसमें पहला होता है गजनवी का आक्रमण। उसके बाद में गौरी का आक्रमण होता है। गौरी के द्वारा चंदावर के मैदान में जयचंद को हरा करके गढ़वाल वंश का अंत कर दिया जाता है। तो उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। तो दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे हम लोग, उस पर फिर चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे संगम वंश, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा दक्षिण भारत के इतिहास का वो होगा संगम वंश। दूसरा बेटा हमारा टॉपिक होगा हमारा चोल वंश। तीसरा हमारा टॉपिक है चेर वंश। चौथा हमारा टॉपिक है पांड्य वंश। फिर हमारा टॉपिक है पल्लव वंश। फिर हमारा टॉपिक है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के बाद में हम लोग फिर एक हमने विविध का टॉपिक रखा हुआ है जिसमें हम लोग
जो भी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। जैसे विजयनगर साम्राज्य है, उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे और उस विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना देखेंगे और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। तो इसमें विविध विविध में हम लोग दो चीज़ों को रखेंगे। तो एक तो विजयनगर साम्राज्य, दूसरा है बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के यूपी SSSC में एक क्वेश्चन आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का के द्वारा। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, ऐसा करके हम लोग देखेंगे कि उसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो उसमें आंसर में दिया गया था कि हरिहर और बुक्का। चूंकि कई सारी किताबों में लिखा होता है कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और उसमें आंसर में भी दिया गया था कि हरिहर ने की थी, हरिहर प्रथम ने की थी, बुक्का ने की थी या हरिहर प्रथम ने की थी। तो उस पर कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम लोग उसकी भी चर्चाएं करेंगे। तो बात कर लेते हैं विविध में हमने दो टॉपिकों को रखा है, आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो ये रहा बेटा हमारा कहीं ना कहीं एक सिलेबस, और जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो हम लोग इसी सिलेबस के आधार पर पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।